अब देखिए सर, एक सेकंड। अब मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए। हम्म, ठीक है, ये मैं वाला आपको एग्री। बत... ठीक, अब आ गया होगा सर। हाँ जी सर, आ गया। ओके, थैंक यू सर, मैं आ स्टार्ट गया कर सर। दूँ। हाँ जी, अब आ गया। ओके। तो हाय एवरीवन। तो हाय एवरीवन, दिस इज मानस खंडूजा। और फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग। सब लोग कैसे हो? केमिस्ट्री की शुरुआत करने वाले हैं मानस सर। बिल्कुल आपके लिए मैं नया चेहरा हूँगा, तो थोड़ा अपने बारे में बता के फिर सबसे अच्छा जो सब्जेक्ट होता है केमिस्ट्री, उसके बारे में डिस्कशन चलेगा। और केमिस्ट्री कैसे आपकी हेल्प करेगा इस एएमयू एंट्रेंस एग्जाम में, और कैसे मैं केमिस्ट्री आप लोगों के लिए आसान करूंगा, इस 1 घंटे में आपको पता लग जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, माय नेम इज मानस खंडूजा, और मैं एक बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। ऑब्वियसली इंजीनियर्स की तरह मैं इंजीनियरिंग ना करके पढ़ाने वाले लाइन में। ओके, तो मोस्टली इंजीनियर्स लोग ऐसा ही करते हैं, आपको पता है। तो मुझे पढ़ाते हुए लगभग 6 साल हो गया। 12th से ही मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था, जब मैंने क्लास 12th करी थी अपनी। और पढ़ाना मैंने अलीगढ़ से ही शुरू करा था। ओके, जो मैंने सबसे पहला अपना स्टडीज शुरू करी थी पढ़ाने की, तो वो अलीगढ़ शहर से ही करी थी। और मेरे बारे में अगर आपको दिख रहा होगा तो टीचर के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। हाय संध्या, हाय हर्ष। तो थोड़ा बहुत मैं अपने बारे में बता दूं, थोड़ा डिले आता है ना कमेंट्स का, तो अपनी हमारा इंटरेक्टिव सेशन होगा। केमिस्ट्री तुम्हें अगर मुश्किल लगती है, अगर केमिस्ट्री तुम्हें याद करने में दिक्कत होती है, तो तुम मेरा बैच करोगे, ये जो पढ़ोगे मेरे साथ, तो केमिस्ट्री तुम्हारी मैं बहुत आसान कर दूंगा। तो मेरे बारे में छोटी मोटी बातें लिखी हुई हैं कि सर को एग्जाम्स क्लियर करने का बहुत शौक था। सर पढ़ाई में थोड़े से अच्छे थे, केमिस्ट्री में थोड़े ज्यादा अच्छे थे। तो वो केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं और बहुत टाइम से पढ़ा रहे हैं। उन्हें हर तरह के बच्चे को पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, और उन्हें मजा आता है केमिस्ट्री पढ़ने और पढ़ाने में। तो कुछ एग्जाम्स है जो आप लोग भी आगे जाके क्वालिफाई करना चाहोगे, जो मानस सर ने अपने टाइम पे क्वालिफाई करे हैं। सबसे पहला, अभी आप एएमयू दे रहे हो, मैंने जेई मेंस दिया था, जो 12th के बाद हम बीटेक के लिए करते हैं। तो जेई मेंस के थ्रू मुझे गवर्नमेंट कॉलेज से मैंने बीटेक इलेक्ट्रिकल करा। यूपीटीयू हमारे टाइम पे था, अब एकेटीयू हो गया है। यूपीटीयू में मेरी रैंक लगभग 3000 कुछ थी। 8 हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए होता है। और कुछ एग्जाम्स आप देख सकते हो, वो सब बातों से ज्यादा जरूरी कि सर केमिस्ट्री कैसे पढ़ाएंगे। ओके, सर 10th में परफेक्ट 10 सीजी पे था, और कुछ परसेंटेज वगैरह के बारे में इसमें लिखा हुआ है। ओके, तो देखो, सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन हो गया। सर कब तक पूरा सिलेबस कराएंगे? तो कमेंट्स आप लोगों की थोड़ी धीरे धीरे मेरे तक आएंगी, तो मेरा रिस्पॉन्ड थोड़ा सा लैग कर सकता है। तो देखो, सिलेबस ऐसा है कि तुम्हारे पेपर से पहले इतना करा दिया जाएगा, बहुत अच्छा खासा पहले हो जाएगा। और तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा, प्लस तुम्हें केमिस्ट्री जब तुम मेरा 1 घंटे करके जाओगे, तो हैंड टू हैंड याद होगी। ठीक है ना? केमिस्ट्री जो है, वो तुम्हारा, आज तो मेरा वादा है 1 से लेके 30 एलिमेंट तुम्हें याद करा दूंगा। कितने बच्चों को 1 से 30 एलिमेंट याद है? 1 से लेके 30 एलिमेंट आज यहीं से तुम्हें याद करा के ले भेज दूंगा, अगर तुम्हें याद अभी तक नहीं है। ठीक है ना? 1 से 20 तो याद होते हैं, 21 से 30 वाले भी तुम्हें आज याद करा दिए जाएंगे। ओके, तो केमिस्ट्री शुरू करते हैं तुम्हारे एग्जाम के हिसाब से। आज सबसे पहला चैप्टर मैं पढ़ाने वाला हूं। और कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे हम? केमिकल चेंजेस एंड इक्वेशन। ओके, तो ये हमारे बैचेस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन है, जो भी ये पेड बैचेस है, एएमयू, जेएमआई, बीएचयू। अगर आप पेड बैचेस लेना चाहते हो, और उन सब के बारे में, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्री कंटेंट पूरा यूट्यूब पे। और ये जो कांटेक्ट नंबर है, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आप ऑनलाइन ऑफलाइन सेंटर पे विजिट कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं, फिर आपको बैच के बारे में अच्छे से बताएंगे। तो बच्चों, शुरू हो केमिस्ट्री को आसान करने के लिए। तो एक बात याद रखना, केमिस्ट्री की एक खासियत होती है कि केमिस्ट्री एक्सेप्शंस होती है। एक्सेप्शन समझते हो? कि भाई हमारी केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा परेशान हमें एक्सेप्शन करते हैं। अब तुम लोग कौन कौन सी क्लास में हो? जरा एक बार मुझे जल्दी से बता दो कि इस सेशन में कौन कौन सी क्लास के बच्चे हैं। 10th है, अपना 10th कर चुके हो, पेपर दे रहे हो, थोड़ा सा अपना क्लास लिख देना। ठीक है ना? कि भाई कोई 11th वाला है, या कोई 10th वाला है, या एग्जाम हो गए हैं, ये थोड़ी सी बात मुझे बता सकते। तो देखो, केमिस्ट्री में बच्चों सबसे ज्यादा परेशान तुम्हें एक्सेप्शन करेंगे। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? जैसे तुम पढ़ के आ रहे हो, नोबल गैस नाम सुन लिया तुमने? देखो, आज का लेक्चर पूरा इंट्रोडक्शन होगा। तुम्हारी केमिस्ट्री में तुम्हें क्या पढ़ना है, मैं कैसे पढ़ाता हूँ, मेरा तरीका कैसा है, तुम मेरे साथ कैसे कनेक्टेड रहोगे, उस पर डिस्कशन होगा आज का लेक्चर।
ठीक है ना? तो आज आप मानस सर के पढ़ाने के तरीके और वो केमिस्ट्री को आसान कैसे करेंगे ये सीखोगे। तो सबसे पहली चीज, केमिस्ट्री इज एक्सेप्शन। जैसे तुम्हें पता है नोबल गैसेस क्या होती है, नोबल गैसेस तुम्हें पता है कभी रिएक्ट नहीं करती। अभी तक तुमने पढ़ा होगा नोबल गैसेस कभी रिएक्ट नहीं करती, पर मानस सर आप लोगों को नोबल गैसेस की रिएक्शन दिखाएंगे, फिर उन्हें बैलेंस करना सिखाएंगे, जो कि आज का टास्क होगा बैलेंस कैसे करा जाता है। दूसरी चीज आज क्या पढ़ाने वाले हैं सर, आज आप सर आपको एक्वस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्रेसिपिटेट, इन सब में अंतर कैसे पता लगता है कि यार कैल्शियम कार्बोनेट के ब्रैकेट में एस लिखना होता है, सोडियम नाइट्रेट के ब्रैकेट में AQ लिखना होता है। इन सब का जो हमें कैसे पता लगे, तो ये आज मानस सर पढ़ाएंगे। दो बातें हो गई, एक तो तुम्हें अच्छे से मैं रिएक्शन बैलेंस करने के आसान तरीके बता दूंगा, तुम्हारी रिएक्शन बैलेंसिंग सिखा दूंगा। दूसरा मैं तुम्हें आज कराऊंगा सबसे जरूरी चीज कि भाई एलिमेंट्स में जो हमारी फिजिकल स्टेट होती है वो कैसे डिटरमाइन होती है। ठीक है। तीसरा, हम कंपाउंड से उसका सिंबल कैसे लिखें। जैसे तुम्हें कंपाउंड का नाम दे रखा है, तो उसका नाम से हम सिंबल कैसे लिख सकते हैं। तो मजा आएगा बच्चों। केमिस्ट्री पढ़ाने का मेरा तरीका ऐसा है कि भाई देखो, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, मेरी फिजिक्स और मैथ डोमेन होनी चाहिए, पर अगर मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ तो उसके पीछे कुछ वजह, और उसके पीछे वजह है कि सर को केमिस्ट्री में स्कोर कराना आता है बच्चों को, इसलिए मानस सर केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। तो शुरुआत करते हैं, मजा आएगा केमिस्ट्री पढ़ने में, तुम्हारी केमिस्ट्री बढ़िया करा देंगे। और एग्जाम चाहे AMU हो, AMU से भी अच्छे अच्छे एग्जाम की लेवल की तुम्हारी केमिस्ट्री करा दी जाएगी, इतना तुम्हें बढ़िया कर देंगे। तो जो सर पीरियड्स का फॉर्मूला क्या है, जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, सबसे पहली चीज बच्चों, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज क्या होते हैं। तो देखो, मैं ना बहुत अच्छे से समझाऊंगा। देखो, मेरे नोट्स तो आपको मिलेंगे, संग में मैं जिस तरह से आपको पढ़ा रहा हूं ना, आपके दिमाग में चीजें आ जाएंगी। तो रटने से ज्यादा समझने पे ध्यान देना मेरे लेक्चर को। तो सबसे पहली चीज, केमिकल ऑर्डेबिलिटी बताते रहे ना। तो सबसे पहली चीज, केमिकल चेंज क्या होता है, कैसे बता सकते हैं कि सर ये केमिकल चेंज है, फिजिकल चेंज है। तो बच्चों, अगर मैंने लकड़ी जलाई, सर्दी का मौसम है, लकड़ी जलाई है मैंने, बताओ केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है। थोड़ा सा ना तुम्हारी कमेंट मेरी धीरे धीरे आ रही है। तो छोटी सी बात आपने बतानी है कि अगर मैं इस सर्दी के मौसम में, भाई यहाँ भी बहुत ठंड है, मैं बरेली में हूँ, आप अलीगढ़ में हो, ठंड तो बहुत पड़ रही है यूपी में, तो जल्दी से मुझे बताओ, अगर सर ने अभी लकड़ी जला दी, तो ये क्या है, केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है। ठीक है, कमेंट्स में बताना कि भाई ये केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है। क्योंकि देखो, जो आपकी वुड है, चाहे कोल है, चाहे वुड है, चाहे पेट्रोल है, सब में कार्बन तो होता है। अब तुम अगर 10th क्लास में हो, तुमने देखा होगा जो मोस्टली हमारे फ्यूल्स होते हैं उसमें कार्बन होता है। ठीक है ना। तुम्हारे घर में सिलेंडर लगा है, कौन सा होता है उसमें, तुम्हें पता होगा, एक कार्बन से बना कंपाउंड होता है। तो अगर मान लो मैं कुछ भी जला रहा हूं, मैंने कहा लकड़ी जल रही है, मैंने कहा कागज जल रहा है, इससे नए बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। तो अगर आपका बॉन्ड टूटता है और नया बॉन्ड बनता है, तब हम उसे केमिकल चेंज कहते हैं। यानी अगर इस तरफ लिखा है बच्चों कार्बन, और इस तरफ लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड, तो तुमने दो ऑक्सीजन के बीच का रिश्ता तोड़ा और उन्हें कार्बन से जोड़ा। तो यहां पे बदलाव आया, किस चीज का, कंपोनेंट के बॉन्ड्स का। तो इसी को केमिकल चेंज कहते हैं। अगर इस तरह का चेंज नहीं आ रहा, तो हम उसे केमिकल चेंज नहीं कहेंगे। ठीक है ना। तो देखो, क्या अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, थोड़ा सा डिले होगा, ये यूट्यूब वगैरह पे रहता है, थोड़ा सा टाइम आता है ना आपकी कमेंट में। और किसी भी पॉइंट में कुछ समझ में ना आए, कमेंट सेक्शन में लिख दो, सर 2 मिनट बाद समझाएंगे, पर समझाएंगे जरूर। यहाँ तक बातें क्लियर है। केमिकल चेंज क्या होता है, ऐसी चीज जिसमें आपके बॉन्ड, अब बर्फ तो तुम सर्दियों का मौसम है नहीं जमाओगे, पर जम तो रही है। तो अगर बर्फ को पिघलाया जा रहा है या बर्फ को फ्रीज करा जा रहा है, बर्फ को पिघलाना और पानी को फ्रीज करा जा रहा है, तो क्या ये केमिकल चेंज है, क्या फॉर्मूला बदलेगा। क्या मेरी ये मान लो ये है तुम्हारी आइस, अच्छा डायग्राम नहीं है पर तुम्हें ये आइस हो गई, और ये हो गया मेरा पानी। तो बताओ, ये क्या एक केमिकल चेंज है। क्या ये आइस और वाटर जब बना, तो क्या ये केमिकल चेंज हो रहा है भाई बच्चों।
आप कहोगे सर आइस होती है इतनी अच्छी खासी होती है, बॉन्ड तो नहीं बन रहे होंगे, क्यों भाई? आइस का वाटर में बदलना केमिकल चेंज है? ये नहीं होता केमिकल चेंज। आइस को लिखते हैं H2O सॉलिड और वाटर को लिखते हैं H2O लिक्विड। तुम और आग लगा के इसे भाप भी बना दो ना तो भी केमिकल चेंज नहीं कहलाता। 9th क्लास में एवापोरेशन, सब्लिमेशन, वेपराइजेशन, कंडेंसेशन, ये जो जो प्रोसेसेस पढ़ी थी इनके ऊपर फिजिकल चेंज लिखा था। तो ये एक फिजिकल चेंज है। ठीक है, तो कोई तुमसे आगे जाके, अब देखो तुम 11th में आने वाले हो ना, तो 10th और 11th की केमिस्ट्री में इतना फर्क होता है बच्चों। 10th में अगर इतनी केमिस्ट्री होती है तो 11th में इतनी हो जाती है। तो अपने तुम कंसेप्ट को ब्रॉड कर लेना, अपने बेसिक्स अच्छे कर लोगे। 11th सबसे मुश्किल होता है, 10th आसान होता है, 12th आसान होता है, बीच में 11th बड़ा परेशान करता है। तो अभी से इन सब चीजों का अपना कंसेप्ट बढ़िया कर लेना। बताओ यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं, किसी को ऐसी परेशानी तो नहीं कि भाई सर बॉन्ड है, आपने वाटर बनाया और यहाँ पे आइस तो सॉलिड होती है और वाटर पानी होता है, तो बॉन्ड वीक वगैरह नहीं हो रहे? ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा, कौन बच्चा मुझे बताएगा यहाँ टेम्परेचर क्या होता है? जल्दी से मुझे बताएं, टेम्परेचर क्या लिखा जाएगा यहाँ पर? नहीं, मैं देख रहा हूँ, जल्दी से बताओ। अब मैंने सॉलिड से लिक्विड बनाया, तो टेम्परेचर क्या होता है? कितना टेम्परेचर होगा? तो देखो, जिन बच्चों ने कमेंट्स में लिख दिया है उन्हें पता होगा ये तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अच्छा, 0 डिग्री सेल्सियस के साथ साथ आपने एक बात और याद रखनी है कि भाई ये 0 डिग्री सेल्सियस को कोई केल्विन में पूछना चाहे तो हम केल्विन में क्या लिखेंगे? देखो, फ़ारेनहाइट तो हमारा कम चलता है, डिग्री सेल्सियस और केल्विन चलते हैं। तो पानी का अगर फ्रीजिंग पॉइंट या फिर मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है तो उसका केल्विन में कितना होगा? 273 केल्विन। तो ये दो बातें समझ में आई कि 0 डिग्री सेल्सियस वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है और 273 केल्विन में होता है। इसी तरह से यहाँ टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है और इसे केल्विन में 373 केल्विन लिख सकते हैं। तो कोई ऐसा बच्चा जिसे फिजिकल और केमिकल चेंज में फर्क अभी तक नहीं समझ में आया, तो मैं उसे एक और सवाल देता हूँ। तुम्हारे पास एक ब्राउन कलर का लिक्विड था, तुम्हारे पास एक ब्राउन कलर का लिक्विड था, तुमने उसमें एक ऑर्गेनिक कंपाउंड डाला। अब तुम 10th में हो, तुम सबको पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड जब सर बोल रहे हैं तो सर उसमें कार्बन का जिक्र कर रहे हैं। तुमने ब्राउन कलर के लिक्विड में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड डाला, वो ब्राउन कलर का लिक्विड कलरलेस हो गया। बताओ ये केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है? ये केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है? बहुत आराम से बताओ, सोचो कि यार एक ब्राउन कलर का लिक्विड है, उसमें सर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड डाल रहे हैं, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की वजह से कुछ ऐसा हो रहा है जिससे कलर चेंज हो गया, वो कलरलेस हो गया। तो सर ने फिजिकल चेंज बताया कि केमिकल चेंज बताया? सर ने केमिकल चेंज बताया। गौरव और ऋषु बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बच्चों, रंग बदलने के लिए तुम्हें रिश्ता तोड़ना या जोड़ना पड़ता है। ओके, तो बॉन्ड अगर तुम्हारा बन रहा है तभी रंग बदलता है। तुमने किसी से बॉन्ड तोड़ा तभी तो तुम कहते हो "ए, रंग बदल दिया तुमने अपना"। तो याद रखना, अगर कलर चेंजेस आते हैं तो आपने डेफिनेटली केमिकल चेंज करा है। कागज सफेद से काला तभी होता है जब वो जल जाता है। सो हाय आकांक्षा, तो सब बच्चों क्लियर हो गया फिजिकल केमिकल चेंज? फिजिकल केमिकल चेंज का हमारा लेक्चर में डिस्कशन होगा, मुझे पता है, पर आज तुम्हें स्टार्ट देने से पहले रिएक्शन की मैंने तुम्हें चेंजेस पढ़ा दी, पूरा डिस्कशन होगा इस पे। अभी तो ये शुरुआत है। तो यहां तक बच्चों, अब बात करते हैं केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन की। अब देखो यार, ये इंग्लिश तो है नहीं कि मैं इसे भाषा में समझा दूं, कि लिख के थोड़ी आएंगे कि सोडियम सल्फेट आपका पोटेशियम क्लोरेट से रिएक्ट कर रहा है। आप वर्ड्स में केमिस्ट्री नहीं लिखते, केमिस्ट्री फॉर्मूले और सिंबल्स में लिखी जाती है। इतना बात सबको पता है ना? कोई ऐसे तो नहीं लिख के आएगा कि सोडियम सल्फेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड पूरा बड़ा बड़ा लिखना अच्छी बात नहीं है केमिस्ट्री में। तो हम एक इक्वेशन से क्या करते हैं? तुम सब मैथ के बच्चे हो, आज तुम्हारी बायो की क्लास हो रही थी, अगर मान लो मैथ की क्लास तुम कर रहे होते, तुम्हें वर्ड प्रॉब्लम आती, तो तुम उस वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशंस नहीं बना लेते एक्स वाई के टर्म्स में?
क्यों बना लेते हो? क्योंकि उन्हें रिप्रेजेंट करना अच्छा होता है। वर्ड प्रॉब्लम्स तुम कर रहे हो ना, 10th 9th में हो, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाले बड़े क्वेश्चन करते होगे, क्वाड्रेटिक के वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन करते होगे, तो इतना बड़ा वर्ड प्रॉब्लम होता है, उसे तुम छोटी छोटी इक्वेशन बना के लिखते हो। क्यों लिखते हो? क्या वजह होती है? खुद सोचो कि यार वर्ड प्रॉब्लम है, हम उनको इक्वेशन में क्यों नहीं बदल देते? ऐसा क्या होता है उसमें? क्योंकि बच्चों इजीली रिप्रेजेंट करना आसान होता है। ठीक है ना? आप सोडियम को सोडियम लिख सकते हो, पर सोडियम लिखने से अच्छा मैं Na लिखूंगा। ठीक है ना? आपको रिप्रेजेंटेशन करना है और कम से कम वर्ड्स में करना है। देखो पहले बच्चे क्या लिखते थे? ऑल राइट लिखते थे। ठीक है? फिर बच्चों ने ओके लिखना शुरू कर दिया। फिर बच्चों ने डबल के लिखना शुरू कर दिया। अब बच्चे के लिखते हैं। तो हम चाहते हैं हमारा जो डेटा है वो कॉम्पैक्ट हो जाए। कॉम्पैक्ट समझते हो? आप चाहते हो जो मैं बताना चाह रहा हूं वो कम शब्दों में बता दिया जाए। उसको बताने के लिए हमारी केमिस्ट्री के सिंबल्स होते हैं, और इतनी बड़ी रिएक्शन को लिखने का हम क्या कर सकते हैं? जैसे मैं यहां पे लिखूं सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट रिएक्ट्स विद फेरिक नाइट्रेट। तो ये लिखने से अच्छा मानस सर क्या लिख सकते हैं? अभी पूरा समझाऊंगा इसका फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, पर आपको अभी मैं पर्पस बता दे रहा हूं। तो ये सोडियम सल्फेट और ये फेरिक नाइट्रेट। तो बताओ इन दोनों में कौन सी चीज अच्छी लग रही है? पहले तो ये फॉर्मूला गलत लिखा सर ने। क्या गलती करी? गलती ये करी सर ने कि NO3 होंगे 3, ना कि फेरस होंगे 3। ठीक है? तो देखो इन दोनों में ये ज्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि हमने कम वर्ड्स का यूज करके और कम तरीके से अपने शब्दों को समझा दिया। तो केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है किसी केमिकल रिएक्शन। जैसे बोर्ड में आपका रोल नंबर आपको रिप्रेजेंट करता है। आप जब 10th के पेपर देने जाते हो तो अपना नाम नहीं लिखना होता कहीं पे, अपना बोर्ड का रोल नंबर लिखते हैं ना। तो इसी तरह से केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए उसकी इक्वेशन लिखी जाती है। ओके, क्लियर हो गया? अब स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों मैंने आपसे कहा था, शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि केमिस्ट्री जो होती है वो एक्सेप्शन की दुनिया होती है। कोई ऐसा बच्चा जिसे एक्सेप्शन का वर्ड नहीं पता मीनिंग, तो वो पूछ सकता है। ठीक है ना? ऐसी कोई परेशानी नहीं है। एक्सेप्शन वर्ड अगर आपको नहीं पता तो आज समझ लो, एक्सेप्शन से ही केमिस्ट्री चलती है। एक्सेप्शन क्या होता है? जैसे आपको पता है नोबल गैसेस रिएक्शन नहीं करती, तभी उन्हें नोबल गैसेस कहा जाता है। पर आगे जाके आप 12th में पढ़ोगे कि ज़ेनॉन रिएक्शन करती है। तो केमिस्ट्री में आपको एक्सेप्शन को ध्यान से पढ़ना है। अब जरा समझते हैं कि स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या होती है। अब तक हर किसी को मेरी बात क्लियर है? कोई ऐसा बच्चा जिसे अभी तक कोई डाउट हो? ठीक है ना? देखो लाइव सेशन का मतलब ये है कि आप पूछ सकते हो। मोस्टली मेरा टास्क यही है कि आपको चीजें अच्छे से समझ में आए। ओके। तो बच्चों अगर आप इन रिएक्शन की बात करो और स्केलेटल की बात करो, थोड़ी देर पहले तुम्हारी बायो की क्लास चल रही थी। अब बायो में से तो मुझे एक ही चीज याद है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस द सेल। तो आपकी बायोलॉजी में एक स्केलेटन नाम की चीज होती है। स्केलेटन सबको पता है ना? अभी शायद बायो की क्लास चल रही थी, तो उसमें तो शायद माइटोकॉन्ड्रिया देखा था मैंने, वही पता है मुझे थोड़ा बहुत। पर स्केलेटन सबको पता है, कंकाल होता है। तो स्केलेटल हमारा एक बेसिस होता है। ठीक है ना? उससे हम अपने मांस टिश्यूज चढ़ते हैं, तब जाके हमारी पूरी बॉडी बनती है। तो रिएक्शन का ढांचा उसकी स्केलेटल इक्वेशन कहलाती है। जो वो स्केलेटन है, यहाँ पे भी उसी स्केलेटल का मतलब है। दोनों में सिमिलैरिटी है, वो स्केलेटन और ये स्केलेटल सेम होता है। अब इसको कैसे समझ सकते हो? एक एक वर्ड से समझाता हूँ, रटने से ज्यादा समझो। ठीक है ना? एक स्केलेटन इक्वेशन अनबैलेंस्ड होती है। अनबैलेंस क्या मतलब है? कि इधर वाले एटम की गिनती, राइट हैंड साइड वाली एटम की गिनती दोनों अलग अलग रहेंगी। यही स्केलेटन कहलाता है। इसमें आपके फेजेस नहीं लिखे होते कि ये गैस है, ये सॉलिड है। तो स्केलेटन केवल ढांचा होता है, आपको रिएक्शन लिख के दे दी, ना हमने उसे बैलेंस करा, ना हमने उसकी फिजिकल स्टेट्स लिखी। ये कहलाती है आपकी स्केलेटन इक्वेशन। मेरे ख्याल से स्केलेटन इक्वेशन सबको क्लियर है। सर फिजिकल और केमिकल चेंज नहीं समझ में है। तो देखो A to Z डिजिटल नॉलेज, जो आपका जो भी नाम हो मुझे अभी नहीं पता, पर ये बात समझ लो, फिजिकल केमिकल चेंजेस आज
मेन टॉपिक था केमिकल रिएक्शन। मुझे केमिकल रिएक्शन पढ़ानी थी, इसलिए मैंने केमिकल चेंज के बारे में बताया। केमिकल चेंज वो होता है जब आपका एक बॉन्ड टूटता है और नया बॉन्ड बनता है। ठीक है, इसमें रंग बदल सकता है किसी चीज का, कलर चेंज हो सकता है, रिएक्टिविटी चेंज हो सकती है। तो ये सारे चेंज केमिकल चेंजेस कहलाते हैं। फिजिकल चेंज वो होते हैं जिसमें स्टेट्स चेंज होती है। इन दोनों टॉपिक का पूरा एक चैप्टर हम अच्छे से पढ़ेंगे। बस आज मुझे केमिकल रिएक्शन पढ़ानी थी, इसलिए मैंने आपको छोटा सा केमिकल चेंज का इंट्रोडक्शन। बिल्कुल मत घबराना, उसका पूरा लेक्चर होगा, तुम्हें अच्छे से फिजिकल केमिकल चेंज में समझा। अभी के लिए इतना समझ लो, केमिकल चेंज में बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। ठीक है ना, रिश्ता एक टूटता है और दूसरा रिश्ता बनता है। ठीक है ना, यही बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से आपको हर बात क्लियर है। स्केलेटल इक्वेशन है, ये एग्जांपल्स दे रखे हैं, अभी आगे जाके तुम्हें ये सब याद करनी पड़ेंगी। 11th-12th में बहुत से चैप्टर डिलीट हो गए, पर जब तुम एग्जाम का एंट्रेंस एग्जाम देते हो उसमें ये सब तुम्हें याद करके जाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक एक छोटा सा मेरा आप सबसे डाउट है, क्या आप इसका नाम बता सकते हो? जैसे मैंने सर्कल करा, क्या आप उसका नाम बता सकते हो? सर ने एक कंपाउंड को सर्कल करा, क्या कमेंट्स में आप उसका नाम बता सकते हो? ओके, तो देखो बच्चों, अगर आपको नेमिंग नहीं आती तो सर बिल्कुल नेमिंग भी आपको पढ़ाएंगे। नेमिंग होता है यहाँ पे ये कैल्शियम कार्बाइड। तो मेरे ख्याल से आप लोग थोड़ा बहुत भूल गए हो। जल्दी से 1 से लेके 30 वाले एलिमेंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। सबको याद है, पर सर आपको एक आसान तरीका बताएंगे। देखो 20 तक तुम्हें याद है, 21 से 30 मैं तुम्हें अभी याद करा देता हूँ। ठीक है, यहां से लेके 20 तक सबको याद है कि भाई सोडियम 11 पे होता है, उसका सिंबल Na होता है। 21 से 30 में तुम्हें फटाफट याद करा देता हूँ। ठीक है, अगर तुम्हें 20 तक याद है वेल एंड गुड। 21 से 30 मानस सर आपको फटाफट याद करा देंगे, आप उन्हें जस्ट 1 सेकेंड दीजिए ताकि वो पीपीटी बढ़िया ये ले ले। ओके, तो देखो स्लाइड लिया मैंने यहाँ पर। हमें खाली स्लाइड चाहिए ये। ठीक है, तो बच्चों देखो कैसे याद करोगे आप जरा मेरे साथ। आपको 1 से 20 तक याद है, 21 से 30 मानव सर आपको फटाफट याद कराएंगे। ये पहले जरा मेरे साथ लिख लो। यहां तक कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को? 1 से 20 तक तो सबको याद है ना? कोई ऐसा बच्चा जिसे 1 से 20 तक भी याद ना हो तो भाई शुरू कर दे। पूरी पीरियोडिक टेबल याद करनी पड़ती है 11वीं 12वीं में। अभी 30 कर लोगे हैंड टू हैंड तो धीरे धीरे आगे आसानी। तो जरा इसको याद कर। तो देखो इसकी ट्रिक ये है, साइंस टीचर, साइंस टीचर वेरी क्रूअल। ठीक है ना, जो साइंस के टीचर हैं वो बड़े क्रूल हैं। क्रूअल तो समझते हो ना? मांगे, मांगे फेयर कॉपी। फेयर कॉपी पता है ना, रफ कॉपी नहीं चाहिए उन्हें, अच्छी वाली क्लासमेट की कॉपी चाहिए। फेयर कॉपी निकालो, कॉपी जल्दी। तो बच्चों जिस बच्चे को याद नहीं है 21 से 30, तो मैं बता देता हूं, इसे स्कैंडियम कहते हैं, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। कॉपर एक बहुत अच्छा क्या होता है? क्या होता है? तारों में क्यों लगाया जाता है कॉपर को? क्या होता है बहुत अच्छा? कॉपर बहुत अच्छा क्या होता है? कॉपर बहुत अच्छा, कॉपर बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। अच्छा, थोड़ी देर पहले तुम लोग क्लोरोफिल पढ़ रहे थे, बायो की क्लास में क्लोरोफिल पढ़ रहे थे। तो क्लोरोफिल में बच्चा कौन सा मेटल होता है, कोई मुझे बताएगा? क्लोरोफिल में एक मेटल होता है, मैंने अभी देखा, थोड़ा आपका लाइव सेशन चल रहा था। क्लोरोफिल में एक मेटल होता है। कौन बच्चा बताएगा कौन सा मेटल होता है? जरा कमेंट सेक्शन में बताओ। इन 30 में से कौन सा मेटल क्लोरोफिल में होता है? पहचानते हो किसी को? इन मेटल्स में एक ऐसा मेटल है जो हमारा होता है किसमें? क्लोरोफिल में। और वो सवाल आ सकता है क्योंकि ये बायो के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और केमिस्ट्री के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कौन सा मेटल है जो आपका क्लोरोफिल में प्रेजेंट होता है। तो बच्चों बिल्कुल याद रखना, एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एमसीक्यू में आ सकता है आपके। मैग्नीशियम आपका क्लोरोफिल में प्रेजेंट होता है।
मैग्नीशियम मेटल क्लोरोफिल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं। अब बच्चों वैलेंसी, अब देखो वैलेंसी की स्पेलिंग क्या होती है, वैलेंसी। ठीक है, तो स्पेलिंग मिस्टेक ध्यान रखना, सर ने करी है, आप नहीं करना। तो वैलेंसी अच्छी से याद है, हर बच्चे को वैलेंसी याद है क्या होती है। जरा जल्दी से तुमसे पूछूं, बताओ फास्फोरस की वैलेंसी कितनी होती है, अगर याद है तो। अगर आप लोगों को वैलेंसी याद है तो जरा जल्दी से बताओ फास्फोरस की वैलेंसी क्या होती है, क्योंकि मैं आपको रिएक्शन बैलेंस करने से पहले ना तब जो उसमें हमें चीजें रखनी पड़ती है ना वो बता दूं। आराम से चलेंगे, आपका सिलेबस भी खत्म होगा और आपकी केमिस्ट्री आपको हैंड टू हैंड याद होगी। प्लस आप जब 11th की शुरुआत करोगे ना तो पीछे का आपका बेस बहुत स्ट्रांग होगा। दोनों चीजें मैं आपकी लेके चल। तो बच्चों फास्फोरस आपका पता है आपको किसके नीचे रहता है, नाइट्रोजन के नीचे रहता है। तो अगर नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है तो फास्फोरस की वैलेंसी भी 3 होगी, क्योंकि जो एक साथ रहते हैं उन सब की वैलेंसी एक जैसी होती है। तो देखो कैसे याद करते थे वैलेंसी आप लोग, आपको 1 से लेके 20 एलिमेंट तक याद है। ठीक है, कैसे करते थे, जैसे आपको पता है ये कार्बन नाम का एलिमेंट है। कार्बन बहुत अच्छा एलिमेंट होता है क्योंकि इससे पूरी ऑर्गेनिक डिफाइन होती है। इसको कैसे लिखते थे, 2,4 लिखते थे। तो कार्बन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऑक्टेट यानी 8, 8 को बहुत इंपॉर्टेंस मिलती है केमिस्ट्री में। तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, 4 होती है। इसको हम टेट्रावेलेंट कहते हैं। याद आ रहा है, कोई ऐसा बच्चा जिसे याद नहीं आ रहा। अच्छा, अच्छा दूसरी बात याद रखना, देखो अब 10th में तो ये हम ऐसे लिखेंगे, पर जैसे ही आप 11th का पहला चैप्टर पढ़ चुके होगे ना, फिर आपको इन सब चीजों को भूलकर 1s2 2s2 पढ़ाया जाएगा। ठीक है ना बच्चों, तो अभी आप लोग ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद कर लो, पर थोड़े टाइम बाद जैसे ही आपकी 11th अच्छे से स्टार्ट हो जाएगी ना, तो ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम यूज नहीं करते। हमारा 1s2 2s2 वाली चीज चलती है, जो आप बहुत जल्दी पढ़ने वाले हो। 11th शुरू होते ही आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, टेट्रावेलेंट क्लियर है। अच्छा, अब कैसे याद हो सकता है, तो देखो मैं आपको एक छोटी सी हेल्प दे देता हूं, अगर आपको याद नहीं आ रहा तो हमेशा याद रखना, जो आपके सारे एल्कली मेटल्स हैं, लिथियम लिथियम की रूबी से फ्रेंडशिप, ये सारे के सारे ग्रुप नंबर कौन से ग्रुप में रहते हैं, 1 में रहते हैं, इनकी वैलेंसी 1 होती है। जो ग्रुप नंबर 2 में रहते हैं, कौन कौन रहता है ग्रुप नंबर 2 में, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरिलियम, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, कौन कौन रहता है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ये वाले एलिमेंट की वैलेंसी 2 होती है। इन अगर ये आपको दिखते हैं तो इनकी वैलेंसी आप ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, किसी को डाउट तो नहीं हो रहा, देखो मेरे ख्याल से तुम सब अच्छे से एक एक बार पीरियोडिक टेबल को देखा तो है। अभी बस एक छोटा सा आइडिया दे रहे हैं कि धीरे धीरे मैं रिवाइज कराता रहूंगा, आपको फटाफट याद होता रहेगा। पर आज हमें बैलेंसिंग करनी है तो थोड़ा बहुत आइडिया आपको होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से अगर कोई अब यहाँ के बीच वाले आप डी ब्लॉक होता है, बीच में डी ब्लॉक होता है, उससे छोड़ देते हैं और आगे आप शुरू करते हो, तो कहां से बात आती है, बोरॉन से बात आती है। कौन आता है देखो, लिथियम बेरिलियम फिर बोरॉन आता है। तो ग्रुप नंबर 13 में रहने वाले एलिमेंट की वैलेंसी 3 होगी। क्या होगी, 3 होगी। तो कौन रहता है ग्रुप 13 में, अगर एल्यूमिनियम की बात करूं, इसका एटॉमिक नंबर 13 होता है। क्या लिख सकते हो इसे, 2,8,3। तो आपको दिख रहा है इसकी वैलेंसी 3 हो गई। क्लियर है, किसी और बच्चे को वैलेंसी में डाउट है, किसी को इसमें डाउट है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 क्यों है, जब ये इलेक्ट्रॉन 3 छोड़ देगा तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप किसकी बात कर सकते हो, नाइट्रोजन की कर सकते हो, वो होता है 2,5। इसे 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन इसे मिल जाएंगे तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 होता है। 2,6 कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसे, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसकी वैलेंसी 2 हो जाए। ठीक है ना, वैलेंसी वगैरह हम देखेंगे, बहुत अच्छे से देखेंगे। आज हमारा मेन टास्क है हम बैलेंसिंग और कैसे फिजिकल स्टेट्स लिखी जाए वो देखें। किसी को अभी तक डाउट तो नहीं कोई, यहां तक आपको जरा सा भी डाउट हो ना तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो बच्चों कैटाइन और एनाइन मेरे ख्याल से हर बच्चे को पता है। एक
स्पेसी अगर आपका इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो कैटायन बनाता है, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है इसे कैटायन कहेंगे, और अगर कोई आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो उसे क्या कहा जाता है? एनायन कहा जाता है। तो ये जो स्पेसी बन रहे हैं ये कैटायन और एनायन हो गए। कैटायन एनायन तो सबको पता है, बस ये थोड़ा सा क्लियर करना था कि कैटायन एनायन क्या होते हैं। तो 9th क्लास में ये सब चीजें देखी थी, याद आ रहे हैं? 9th क्लास याद आ रहा है? इसमें आपको छोटे छोटे आयंस याद करने होते थे। सोडियम का Na+, गोल्ड का Au+, मैग्नीशियम 2+ होता था। नाइट्रेट क्या होता था? अगर मैं नाइट्रेट की बात करूं, बच्चों याद करो नाइट्रेट क्या होता था, जल्दी से कमेंट्स में बताओ। नाइट्रेट पे कितना चार्ज होता था? नाइट्रेट पे कितना चार्ज होता था बताओ? तो बच्चों देखो, इसे ना जैसे आप लोगों को अगर याद करने में इशू होता है तो मैं आपको छोटी सी हिंट दे देता हूँ। क्या हिंट है? एक तो देखो छोटी बात याद रखना, अगर किसी के पीछे ईएम लगा है, अगर ईएम लगा होता है ना तो वो हमेशा पॉजिटिव स्पेसी होगा। ईएम वाले हमेशा पॉजिटिव बनाते हैं, आइड वाले नेगेटिव होंगे। 8 वाले में हमेशा एक ऑक्सीजन रहती है। अगर किसी के पीछे 8 लगा है तो उसमें ऑक्सीजन जरूर होगी। अगर कोई थायोवर्ड तुम्हें दिखे तो वहां सल्फेट जरूर होता है। ये छोटी छोटी अगर बातें आप याद रखोगे ना तो आप अगर फॉर्मूला भूल भी रहे होगे तो ये आपकी हेल्प कर सकता है। 8 देखो, 8 का एग्जांपल नाइट्रेट NO3 माइनस, कार्बोनेट CO3 2 माइनस, फॉस्फेट PO4 3 माइनस। ठीक है। थायो, थायो सल्फेट याद है? देखो थायो वर्ड में आपको बता रहा था, अगर किसी में सल्फर है तो वहां पे थायो वर्ड आपका आता है। तो अगर आपको थायो दिख रहा है मतलब वहां पे सल्फर जरूर होगा। कार्बोनेट 8 वर्ड आता है तो ऑक्सीजन जरूर मिलता है। और बाई वर्ड हमेशा हाइड्रोजन के प्रेजेंस को बताता है। ठीक है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। धीरे धीरे इनको केमिकल बॉन्डिंग जब हम 11th में पढ़ेंगे तो उसमें आपको स्ट्रक्चर से हेल्प हो जाएगा, पर स्टार्ट में आपको याद होना चाहिए। तो सल्फाइड, सल्फेट, ये फॉस्फेट क्या होगा? कोई मुझे फॉस्फेट बताएगा? मैंने अभी फॉस्फेट लिखा, PO4 3 माइनस। मेरे ख्याल से यहां तक किसी कोई डाउट नहीं, सबको चीजें क्लियर है। ये सारे स्पीसीज हैं, आपको धीरे धीरे याद होंगे। तो देखो बच्चों, एक मैं आपको यहाँ पे नई चीज बता दूं, अगर ये नाइट्राइड होता है तो एक एजाइड होता है जो कि इसमें नहीं लिखा। एजाइड होता है N3 माइनस। तो ये आपका ट्राइवेलेंट है, पर एजाइड आपका मोनोवेलेंट होता है। एजाइड का नाम सुना है बच्चों तुम लोगों ने? कितने बच्चों ने एजाइड को देखा है पहले? एजाइड देखा है मैंने? एजाइड और नाइट्राइड में अंतर देख लो। नाइट्राइड पे 3 चार्ज होता है, एजाइड नाइट्रोजन 3 होते हैं पर चार्ज 1 होता है। तो कंफ्यूज मत हो जाना, अगर तुम्हारा एजाइड लिखा है और नाइट्राइड लिखा है, दोनों अलग चीजें होती हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है, एजाइड नाइट्राइड का फॉर्मूला तुमसे एमसीक्यू में पूछ ले तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे और गलती से कहीं ये ना मार दे। क्लियर है? इंपॉर्टेंट चीज। इसी तरह से फॉस्फाइड हो गया, बोराइड हो गया। चलो, अब बच्चों जरा बैलेंसिंग पे आते हैं। तो देखो, जिंक एक मेटल होता है। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला हर बच्चे को पता है, लैब में 3 एसिड मिलते हैं तुम्हें ज्यादातर, सल्फ्यूरिक एसिड, HCl और नाइट्रिक एसिड। अगर जिंक सल्फेट का फॉर्मूला लिखने की बात करें तो वो ये हो जाएगा, और ये हाइड्रोजन हो गया। तो बच्चों मानस सर ने अभी क्या लिखी है? एक स्केलेटल इक्वेशन लिखी है। बैलेंसिंग की बात मैंने अभी नहीं करी, मैंने आपसे सॉल्युबिलिटी या स्टेट्स की बात नहीं करी। मैं आपको केवल अभी एक स्केलेटन या फिर ढांचे वाली इक्वेशन लिख के मैंने दिखाई है। कोई डाउट? किसी को ये रिएक्शन लिखने में कोई डाउट? यहां तक मेरे हिसाब से चीज क्लियर है। जो शब्द लिखे थे मैंने उन्हें सिंबल में लिख दिया। अब बच्चों आपको पता है सारे मेटल, पहले मैं इसकी जरा फिजिकल स्टेट्स लिख देता हूं फिर हम इसे बैलेंस करेंगे। तो बच्चों अगर बैलेंसिंग से पहले फिजिकल स्टेट की बात करें तो सारे मेटल आपके सॉलिड होते हैं सिवाय एक के, जिसे क्या कहा जाता है? मरकरी। मरकरी को हटा दें तो बाकी सारे मेटल सॉलिड होंगे। तो यहाँ पे आपको कोई परेशानी नहीं, आप चुपचाप इसे सॉलिड लिख दोगे। सॉलिड लिख दोगे। अच्छा बच्चों, अब सल्फ्यूरिक एसिड में क्या लिखें? तो सल्फ्यूरिक एसिड पानी में घुल जाता है, और जो चीजें पानी में सॉल्युबल होती हैं हम उन्हें एक्वस लिखते हैं। इसी तरह से जिंक सल्फेट एक्वस होगा, और हाइड्रोजन क्योंकि ये गैस है, ई लिखेंगे।
आप बैलेंसिंग देखो तो सबसे पहले मेटल को देखते हैं। मेटल आपके दोनों तरफ एक ही दे रखा है। सल्फर दोनों तरफ एक ही है, बैलेंस है, बढ़िया बात है। हाइड्रोजन दोनों तरफ 2 है और ऑक्सीजन 4 है। तो बिना बैलेंस के हमने इसे देख लिया कि ये बैलेंस रिएक्शन है। ठीक है? तो बताओ पहली रिएक्शन में कोई डाउट है? आसान सा है। कुछ भी नहीं था, आपको मैंने सिंबल की हेल्प से ये लिखना सिखाया। ये धीरे-धीरे आप सीखोगे कि कौन-सी चीज़ स्टेट कैसे लिखते हैं। एग्ज़ाम्पल्स प्रैक्टिस करोगे तो आपको आइडिया लगता जाएगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं। थोड़ा क्वेश्चन को मुश्किल करते हैं। तो बच्चों अब ये एक और स्केलेटल इक्वेशन दे रखी है। ये फेरिक ऑक्साइड नहीं है, ये है मैग्नेटिक ऑक्साइड। आप जब आगे जाके पढ़ोगे ना तो ये फेरिक देखो यार तुम कहोगे सर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट तो समझ में ही नहीं आ रही क्या है यहाँ पे? अगर तुम यहाँ देखो तो कुछ गड़बड़ा आ रहा है ना, इस फॉर्मूले को फेरिक ऑक्साइड मत बोल देना। ये तुम आगे जाके पढ़ोगे मैग्नेटिक ऑक्साइड होता है, अलग ही चीज है। ये FeO और Fe2O3 का मिक्सचर होता है। ठीक है, तुम ऐड कर लो तो Fe3O4 बन रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूला तुम्हारा आगे के सिलेबस का है, पर ये इन दोनों का मिक्सचर है। तुम ऐड करके देखो 3FeO, तो ये फेरिक ऑक्साइड और फेरस ऑक्साइड का मिक्सचर है, एक मिक्स ऑक्साइड है। तो इसका नाम अगर लिखना है तो मैग्नेटिक ऑक्साइड है, फेरिक ऑक्साइड इसे मत लिख देना। क्लियर है? छोटी सी बात है, थोड़ा आगे का बताया मैंने, पर आपकी हेल्प ही करेगा 11th आने वाली। तो इसे बैलेंस करना शुरू करें मेरे बिना, आप खुद मुझे बताना ए बी सी और डी, अगर ये चार इसके कोएफिशिएंट है, जल्दी से मुझे बैलेंस करके बताओ इन चारों कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या आ रही है। ए बी सी डी की क्या वैल्यू आ रही है? जरा टाइमर लेते हैं, देखिए बच्चे कर पा रहे हैं 1 मिनट में। ए बी सी डी चार कोएफिशिएंट है, आयरन, वाटर, फेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन के। आप चारों की मुझे वैल्यू बताओ कि भाई ये क्या है चारों। अगर मैं इन्हें बैलेंस करके यहाँ ए लिखता हूँ या बी लिखता हूँ या सी लिखता हूँ या डी लिखता हूँ तो उन चारों की वैल्यू की। ठीक है, जल्दी से करो, 40 सेकंड रह गए। 3 2 2 4। तो बच्चों ने आंसर लिखना शुरू कर दिया, मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ, आप चेक करना आपका आंसर क्लियर आ रहा है। तो बच्चों रूल क्या होता है, देखो आप किसी भी रैंडम ऑर्डर में मत करना, फिर क्या होगा ना एंड में फंस जाओगे। तो छोटे छोटे नियम मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आप मेटल को बैलेंस करते हो। किसे बैलेंस करते हो? मेटल को बैलेंस करते हो। फिर आप नॉन मेटल करोगे लेकिन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं। नॉन मेटल जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है, या फिर फ्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन को नहीं करना। फिर तीसरी रैंक पे किसको बैलेंस करा जाता है? स्टेप्स बाय स्टेप चले तो तीसरे नंबर पे ऑक्सीजन को बैलेंस करा जाता है। और आखिरी में जो सबसे पहली चीज है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सबसे पहला एलिमेंट होता है ना, उसी को सबसे एंड में पूछा जाता है। तो याद रखना इस स्टेप में जाओगे तो फंसोगे नहीं। अगर तुम कहीं से उठा के कुछ भी करना शुरू कर दोगे तो तुम्हारी दिक्कत आएगी। तो पहले मेटल को बैलेंस करा जाता है, फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बचे हुए नॉन मेटल को, और फिर लास्ट में हाइड्रोजन। तो हम सीधे सीधे चलते हैं। सबसे पहले अगर मैं इसमें आयरन देखूं, राइट हैंड साइड पे कितने दे रखे हैं, इस रिएक्शन को मैं लिख लेता हूं पहले। Fe+H2O, Fe3O4, और एक और चीज क्या दे रखी है? हाइड्रोजन। तो फिजिकल स्टेट अगर फटाफट मुझे बताओ तो देखो मेटल सॉलिड होता है, वाटर लिक्विड होता है, ऑक्साइड ज्यादातर सॉलिड रहती है, हाइड्रोजन एक गैस होती है। ठीक है, पहले तो फिजिकल स्टेट लिख ली। अब बैलेंस की बात करें तो मैं आयरन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, मेरा आयरन बैलेंस हो। अब दूसरा ऑक्सीजन को करेंगे, तो ऑक्सीजन बच्चों यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, क्या किया जाए? 4 से मल्टीप्लाई कर दे सर, बढ़िया है, ऑक्सीजन बैलेंस हो गई। अब कौन रह गया आखिर में? आखिर मौका हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन इधर 8 है और इधर 2 है। तो अगर आप करोगे तो यहाँ आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है। क्या आंसर ये आया आपका? क्या बच्चों ये आंसर आया? क्लियर है? हर किसी को क्लियर है? क्लियर है ये क्वेश्चन?
अगले क्वेश्चन पे चले। ओके, तो बच्चों ये चारों फिजिकल स्टेट होती हैं सॉलिड अगर कोई चीज प्रेसिपिटेट बना रहा है। सारे मेटल सॉलिड होंगे, सारे मेटल सॉलिड होते हैं, हमेशा याद रखना। एक मरकरी को हटा दे, बाकी सारे मेटल सॉलिड लगाने तुमने। और सॉलिड कौन होता है? कोई प्रेसिपिटेट बना रहा हो तो वो तुम सॉलिड लिखोगे। जैसे तुमने अगर रिएक्शन पढ़ी हो, तुम्हारी में डीकंपोजिशन रिएक्शन होती है कैल्शियम कार्बोनेट की, जो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, वहां इसे सॉलिड लिखा जाता है। तो अगर कोई प्रेसिपिटेट है उसे भी हम सॉलिड लिखते हैं। लिक्विड, आपके लिक्विड्स, गैसेस आपको पता है नॉन मेटल ज्यादातर गैसेस बनाते हैं, जैसे फ्लोरीन गैस होता है, क्लोरीन गैस होता है, पर ब्रोमीन क्या होता है? लिक्विड होता है। और आयोडीन क्या होता है? सॉलिड होता है। तो ये आपको एज प्रैक्टिस से क्लियर हो जाएगा। लास्टली एक्वस सॉल्यूशन के बारे में एक छोटी सी हिंट में दे देता हूं। अगर कोई भी सॉल्ट, सॉल्ट हर बच्चे को पता है क्या होता है, अगर कोई भी सॉल्ट में एल्कली मेटल है, अगर कोई भी सॉल्ट में एल्कली मेटल है, तो उसका जो सॉल्ट है वो आप एक्वस आराम से लगा सकते। ऑक्साइड्स की बात नहीं कर रहा मैं, सॉल्ट्स की बात कर रहा हूं। जैसे सोडियम सल्फेट है, तो इसमें आप फटाफट एक्वस लिख देना। कैल्शियम नहीं, मैं एल्कली मेटल की बात कर रहा हूं। एल्कली मेटल और कौन हो गया आपका? सोडियम सल्फेट हो गया। लिथियम हाइड्रोक्साइड है, तो इसे आप फटाफट क्या लिख सकते हो? एक्वस लिख सकते हो। तो एक्वस ज्यादातर आपके उन सॉल्ट की बात होती है जो पानी में घुल जाते हैं। एक्वस उनके पीछे लगाया जाता है जो वाटर सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, बताओ किसी को डाउट है इन चारों चीजों में अभी तक? हाँ, और एग्जांपल बैलेंसिंग के करेंगे, अभी तो बस मैं आपको फिजिकल स्टेट बता रहा था। तो बच्चों जरा इसमें मुझे बताओ क्या क्या गलतियां। रिएक्शन कंडीशन का मतलब होता है प्रेशर कैटलिस्ट बताना, पर मुझे बताओ इस रिएक्शन में मिस्टेक्स क्या क्या है। फाइंड द मिस्टेक्स, आपको गलतियां बतानी है, जल्दी से इस रिएक्शन की मिस्टेक्स बता दे। क्या क्या गलतियां इस रिएक्शन में? इस रिएक्शन में कुछ गलतियां हुई हैं, क्या क्या मिस्टेक्स हैं? ये गलतियां तो अनबैलेंस तो चलो अच्छी बात है। बच्चों एक गलतियां देखो क्या क्या हुई हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस होती है, उसे आप एक्वस नहीं लिख सकते। ठीक है। ग्लूकोज, आप लोगों ने ग्लूकोज देखा है भाई? अभी सर्दियों में नहीं देखा, पर गर्मियों में ग्लूकॉन डी का डिब्बा लाते हो, तो ग्लूकॉन डी सॉल्युबल होता है, सॉलिड होता है ना, उसे एक्वस नहीं लिखेंगे, उसे यहाँ पे सॉलिड लिखेंगे। इसी तरह से ये गैस है और ये आपका सही है। तो एक चीज इसमें जो गलतियां हुई हैं वो लिक्विड्स को लेके हुई हैं, यहाँ पे गैस लिखना है। तो चीजें क्लियर है, मिस्टेक्स क्लियर हो गई। आप कार्बन डाइऑक्साइड को गैस होती है, ऑक्सीजन भी गैस होती है, ग्लूकोज हमारा सॉलिड होता है, हम उसे एक्वस नहीं लिख सकते। क्लियर है? क्लियर हो गया? स्टेट्स क्लियर हो गई, गलती समझ में आ गई कैसी क्या क्या गलतियां हैं। अच्छा बच्चों, क्लोरोफिल, अभी आप थोड़ी देर पहले क्लोरोफिल के बारे में पढ़ रहे थे, तो क्लोरोफिल यहाँ पे कैटलिस्ट का काम करती है। कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट का मैं तुम्हें बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि तुम्हें कोई मैथ का होमवर्क मिला है, ठीक है ना, तो तुम होमवर्क कम स्पीड से करोगे। मैथ का तुम्हें स्कूल से होमवर्क मिला है, तुम कम स्पीड से करोगे। अगर तुम्हारे घर पे तुम्हारे मम्मी पापा में किसी को बता दिया जाए कि इस बच्चे को होमवर्क मिला है, तो और वो तुम्हारे ऊपर खड़े हो गए कि भाई तुम्हें करना है करना है, तो वो तुम्हारी स्पीड बढ़ा रहे हैं। तो स्पीड जो बढ़ाता है उसे कैटलिस्ट कहा जाता है। देखो तुम्हारी होमवर्क करने की स्पीड तुम्हारे पेरेंट्स ने बढ़ाई, वो रिएक्शन में पार्ट नहीं ले रहे, वो तुम्हें होमवर्क कराने में हेल्प नहीं कर रहे, बस वो है, उनके होने से तुम्हारी रिएक्शन की रेट बढ़ जा रही है, तुम्हारी स्पीड बढ़ जा रही है, तो वो कैटलिस्ट कहलाता है। वो होता है, रिएक्शन में होता है, कुछ नहीं करता, ना रिएक्शन में पार्ट लेता है, ना कंज्यूम होता है, ना कुछ खर्च करता है, ना खुद को कुछ उसके होता है। जैसा होता है उसे एज इट इज वापस निकाल लिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ वो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने के काम। क्लियर है? कैटलिस्ट को तुम बहुत अच्छे से पढ़ोगे 11 12 में, एक छोटा सा आइडिया मैंने तुम्हें दे दिया। रिएक्शन की स्पीड बढ़ाने के लिए हम कैटलिस्ट का यूज करते हैं। ठीक है। रिएक्शन में वो कंज्यूम नहीं होता, उसे ना रिएक्टेंट की तरफ लिखते हैं ना प्रोडक्ट की तरफ लिखते हैं, वो बस होता है।
उसके होने से ही बहुत कुछ हो जाता है। तो बच्चों ये प्रीवियस ईयर एक क्वेश्चन है, जल्दी से मुझे इसमें आंसर बताएं। ये मैंने आपको शुरुआत में बताया था, किन चीजों से हम कह सकते हैं केमिकल चेंज अकर हुआ है। जल्दी से मुझे बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है कि किन चीजों से केमिकल चेंज अकर हो रहा है। जल्दी से बताएं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। देखो मैंने आपसे बताया था कि इसको देखो यहाँ पे एक एरर है। एरर देखो कैसे है कि हम चेंज इन स्टेट को नहीं कंसिडर करेंगे, पर इवोल्यूशन ऑफ गैस को तो कर सकते हैं। तो एक तरफ स्टेट बदल रही है पर दूसरी तरफ गैस निकल रही है, यानी कुछ तो बदलाव हुआ है। ठीक है। चेंज इन कलर और टेम्परेचर, बच्चों टेम्परेचर चेंज केमिकल चेंजेस से ही होता है। हमेशा याद रखना, जब फिजिकल चेंज होता है तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। यानी जब पानी पिघल रहा है तो टेम्परेचर 0 ही रहता है, जब पानी खौल रहा है तो टेम्परेचर 100 ही रहता है। टेम्परेचर चेंज नहीं होता फिजिकल चेंज में, केमिकल चेंज में ही टेम्परेचर चेंज होता है। ठीक है, तो ये क्लियर है। तीसरी बात, इसमें से कौन सी रिएक्शन बैलेंस है, जरा जल्दी से मुझे बता दो कौन सी रिएक्शन बैलेंस है। ऑप्शन में मुझे जल्दी से देख के बताओ कौन सी रिएक्शन बैलेंस है। 1 मिनट में मुझे आंसर करके बताओ इसका आंसर क्या है। कौन सी रिएक्शन बैलेंस दे रखी है, ठीक है। जरा देख लेते बच्चे, कोई ए कह रहा है। तो बच्चों देखो सबसे पहले कार्बन देखो 6 दे रखे हैं, इधर 6 दे रखे हैं। ऑक्सीजन 12 और 6 18। पहली तो बैलेंस नहीं है, पहला आंसर नहीं हो सकता। दूसरा आयरन 3, आयरन 3 ये हमने अभी बैलेंस करी थी, यहां पे हमने देखा था हाइड्रोजन भी 4 होने चाहिए, ये रिएक्शन भी बैलेंस नहीं है। तीसरी रिएक्शन को देखते हैं, मिथेनॉल यहाँ पे एक कार्बन एक कार्बन, हाइड्रोजन आपकी 4 दे रखी है, 4 दे रखी है, ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 4 है, तो ये 3 ऑप्शन नहीं हो सकते, तो ऑब्वियसली आंसर इसका डी है। कोई डाउट तो नहीं, आंसर डी क्यों है। केवल चेक करना था लेफ्ट हैंड साइड पे किसके एटम्स इक्वल है किसके नहीं। अभी आपको स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन बताया, अगर तुमने मेरी क्लास पूरी करी है तो तुम्हें पता होगा इसका आंसर। जरा जल्दी से मुझे 1 मिनट से कम समय में बताओ कि कौन सा केमिकल चेंज नहीं है, कौन सा नहीं है। पढ़ाया मैंने शुरुआत में, सबसे पहले इसकी शुरुआत करी। ए आंसर। तो बिल्कुल सही बात है, मैंने क्लास की शुरुआत में ही आपको बताया था, अगर स्टेट चेंज होती है तो हम उसे केमिकल चेंज नहीं मानते। आयरन की रस्टिंग की बहुत बड़ी रिएक्शन होती है, अगर आपने देखी होगी आपको पता लगेगी। इसमें एक काफी लंबी केमिकल रिएक्शन तुम्हें लिखनी पड़ेगी। कागज जलाओगे तो कार्बन को बर्न कर रहे हो, CO2 और CO प्रोड्यूस हो रही है, बॉन्ड नहीं बन रहे हैं। डाइजेशन ऑफ फूड से ऑक्सीडेशन होती है, HCl का यूज होता है, यहाँ भी रिएक्शंस हो रही है। ठीक है, तो बच्चों केवल ए आंसर है इसका। इसका आंसर है ए। ओके, क्लियर है। अच्छा, एक बैलेंसिंग की प्रैक्टिस और कर लेते हैं बच्चों, जल्दी से मुझे इस रिएक्शन में अगर बैलेंस करके ए बी सी और डी इन चारों की वैल्यू बताओ। ए इसका कोएफिशिएंट है, बी इसका है, सी इसका और डी इसका। आप लोगों को मैं पूरा 1 मिनट देता हूं, चलो थोड़ा टाइम ज्यादा दे देते हैं, 1 मिनट 20 सेकंड दे देते हैं, करके आंसर कमेंट्स में बताएं ए बी सी डी क्या होता है। आराम से बैलेंस करो, रूल्स को याद रखना कि आपने मेटल को पहले करना है। मेटल मैग्नीशियम दे रखा है, उसे पहले करो। ठीक है, फिर
नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करना और आखिर में हाइड्रोजन को बैलेंस करना। ठीक है, आराम से करो। देखो नहीं आए तो मुझसे पूछ लेना, मुझे लगता है हर कोई कर ही लेगा। ए सबका 3 आ रहा है। ओके, ए सबका 3 आ रहा है। वेरी गुड। ए बी सी डी की वैल्यू लिख दो, आप चाहो तो ना पूरा भी मत लिखो, आप लिख दो 3 कॉमा फिर बी की वैल्यू, फिर सी की वैल्यू, फिर डी की वैल्यू। कमेंट अगर आपका धीरे धीरे आ रहा है ना, आप एक ही लाइन में कॉमा कॉमा करके चारों की वैल्यू सीक्वेंशियली लिख दो। मैं चाहता हूं आप लोग करो ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। ओके, तो देखो टाइम्स अप हो गया है। देखो टाइम का भी हमें ध्यान रखना चाहिए क्योंकि पेपर जल्दी भी करना होता है। जरा इसको देखते हैं कैसे करना है। ओके, तो बच्चों सबसे पहली चीज इसमें आप देखो, आपको मेटल को बैलेंस करना है। आपको पता है मैग्नीशियम मेटल है और कोई मेटल नहीं है। मैग्नीशियम यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है। तो सबसे पहले आपने 3 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिख दिया बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसका नाम भी लिखो 7/7। इसका नाम मुझे बताओ, इसका नाम क्या होगा? ये मैग्नीशियम का कंपाउंड है, इसका नाम भी लिखो कमेंट्स में क्या होगा। अब बच्चों हमारा मैग्नीशियम बैलेंस हो गया, फटाफट मैंने मैग्नीशियम बैलेंस करा। तो अब किसको बैलेंस कर सकता हूं मैं? नाइट्रोजन को कर सकता हूं। तो बच्चों एक तरफ नाइट्रोजन है 1 और दूसरी तरफ है 2। तो जिस तरफ 2 नहीं है उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो बताओ इस स्टेप में किसी कोई डाउट? आपने फटाफट इसको बैलेंस कर दिया, मैग्नीशियम नाइट्रोजन। अब तीसरा किसे करेंगे? ऑक्सीजन को करेंगे। ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड पर 1 एटम है, राइट हैंड साइड पर कितने एटम है? राइट हैंड साइड पर कितने हैं? अगर आप देखो ये 2 है, तो कैसे बैलेंस करना है? यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। रह गई हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आपकी 2 है। यहाँ कितना है देखो, ऑक्सीजन बैलेंस कर दिया आपने, मैग्नीशियम प्लस 2s2o। ठीक है, और यहाँ पे 3 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब आपकी एक सेकेंड, हाइड्रोजन ऐसे बैलेंस नहीं करनी, इसे काउंट करा हमने। तो ऑक्सीजन आपकी कितनी दे रखी है? ये है 6 ऑक्सीजन, तो यहाँ पर 6s2 होगा। अब आप कहोगे सर 6 कैसे है? तो ये 2 दे रखा है और एक 3 कोएफिशिएंट है, तो ऑक्सीजन 6 होगा, इसलिए मैंने 6 से मल्टीप्लाई करा। अगर वाटर को H को काउंट करें तो 12H है, और इधर आपकी कितनी H है? 6 और 6 12। तो बच्चों क्या किसी को डाउट है इसमें? पहले वाले का नाम मैग्नीशियम नाइट्राइड है, वेरी गुड। ये एक सॉल्युबल कंपाउंड है, एक्वस लिखोगे, वाटर हमेशा लिक्विड लिखा जाता है, फिर ये एक्वस होगा। और NH3 क्या होती है? NH3 एक गैस होती है जिसे अमोनिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमोनिया कहा जाता है। अच्छा बच्चों, मुझे बता सकते हो हम रिएक्शन को बैलेंस कर रहे हैं, इसके पीछे कौन सा लॉ लग रहा है? क्यों करते हैं बैलेंस? तो उसके पीछे अगर आप लोगों ने पढ़ा है, इसे कहा जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पढ़ा है, सबसे पहला लॉ होता है। तो देखो यही इसके पीछे मेन रूल है कि भाई मैं इधर एटम 10 लेके चला हूं, तो उधर भी एटम 10 होने चाहिए। दो रूल बार बार आप फिजिक्स में भी सुनते हो, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म एंड अनदर। फिजिक्स का वर्क एनर्जी पावर में पढ़ा होगा, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड वाली चीज। इसी तरह से केमिस्ट्री में आप एटम नए नहीं पैदा करते, आप उन्हीं एटम का अरेंजमेंट चेंज करते हो। तो नए एटम नहीं बन रहे, उस जो 10 ऑक्सीजन है वही 10 रहनी चाहिए। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, इसी के बेस पर हमें बैलेंसिंग करनी पड़ रही है। भाई तुम ऑक्सीजन यहाँ पे 1 लेके चले हो, तो इधर 2 कैसे आ रहा है? मैं तुम्हें 10 रुपए दूंगा, तो तुम 15 रुपए वाला अंकल चिप्स तो नहीं लाओगे, चलो नहीं आता, तुम 20 वाला अंकल चिप्स थोड़ी खरीद के ले आओगे। अगर मैंने तुम्हें 10 रुपए दिए हैं, तुम्हारे पास और रुपए है ही नहीं, तो तुम हवा से तो पैदा नहीं कर दोगे। तो अगर मैं एक ऑक्सीजन लेके चला हूं, तो राइट हैंड साइड पे एक ही होना चाहिए। केमिस्ट्री फिजिक्स का रूल है, कुछ नया नहीं बन रहा, कोई पुरानी चीजों को अपडेट करके आगे करा जाए। तो प्लीज याद रखना, अगर कोई आपसे ये रूल भी आए, तो बैलेंसिंग के पीछे जो सिग्निफिकेंस है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है ना? तो मेरी बात क्लियर है? देखो मेरा आज पहला लेक्चर था, आप मुझसे शायद पहली बार पढ़े होगे। इससे पहले मेरे ख्याल से बहुत कम बच्चे होंगे, मेरे ख्याल से ना के बराबर ही होगा जिसने मेरा कभी कोई लेक्चर देखा। तो क्या आज का सेशन आपको क्लियरली समझ में आया? जो जो मैंने पढ़ाया उसे आपको क्लियरली बातें समझ में आई?
जिन्होंने भी पूरा लेक्चर अगर अच्छे से देखा है, तो इसमें अगर एक रिएक्शन आप और बैलेंस कर लो जाते जाते, ठीक है, फटाफट आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ए, बी, सी, डी और ई की वैल्यू मुझे बता दो। और लेक्चर को लेके, आज के सेशन को लेके अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो बच्चों ये आप रिएक्शन फटाफट लिख लो और इसे बैलेंस करते रहना। तब तक मैं क्विक रिकैप देता हूँ मैंने आज क्या क्या कराया और आगे अब क्या क्या होगा, कौन सी क्लास होगी और कौन से दिन मेरी क्लास हुआ करेगी, ठीक है ना। तो स्टार्ट कर देते। ये रिएक्शन हर बच्चे ने लिख ली, बाकी बच्चे इस रिएक्शन को अटेम्प्ट करो और एक होमवर्क होगा उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये होमवर्क रिएक्शन है, इनका स्क्रीनशॉट अभी दिलवाएंगे। अभी तुम इसकी फटाफट लिख के इसको करो, आंसर मुझे बताना। तब तक मैं एक रिकैप दे देता हूँ। तो बच्चों शुरुआत करी मानस सर ने अपने बारे में बता के, थोड़ा बहुत अपने बारे में बताया, देख लेना, ठीक है ना। दिस इज मानस खंडूजा, 6 साल हो गए सर को पढ़ाते हुए और केमिस्ट्री पढ़ाना सर को बहुत पसंद है। बैचेस आपको यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन दे रखा है। आप इन बैचेस के बारे में लिंक में डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक्स दे रखी हैं। टेस्ट सीरीज वगैरह आप ज्वाइन करो। पेड बैचेस में आना जल्दी से सिलेबस खत्म करके। अगर तुम्हें एडिशनल एएमयू, जेएमआई या बीएचयू के लिए फ्री, पहले तो देखो कोर्सेज यूट्यूब पे चल ही रहे हैं, ठीक है। और फर्दर जो भी आप ऐप वगैरह में या एकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हो, उन चीजों के बारे में डिस्क्रिप्शन में या फिर ये कॉन्टेक्ट नंबर आपका अवेलेबल है। अपनी कोई भी परेशानी बैच को लेके, कैसे पढ़ना है सर, ये वाला बैच हमें चाहिए या इन सर से पढ़ना है, तो वो रिगार्डिंग आप इस कांटेक्ट नंबर पर कर सकते हो। फिर आज मैंने क्या पढ़ाया, मैंने पढ़ाया केमिकल चेंज क्या होता है, मैंने पढ़ाया फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में अंतर कैसे बताया जाता है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है और स्केलेटल रिएक्शन क्या होती है, ये दो बातें बताई। स्केलेटल और केमिकल रिएक्शन के बारे में बताया। फिर मैंने आप लोगों को याद कराया 1 से लेके 20 तक आप सबको याद था। 21 से 30 मैंने याद कराए। 21 स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरस, आयरन कहते हैं इसे, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है, ये मैंने आज याद कराया आपको। फिर वैलेंसी का थोड़ा बहुत चर्चा करा। वैलेंसी पूरा डिटेल में देखेंगे, परेशान नहीं होना। और डिटरमाइन करा। ये कैटाइन एनाइन का थोड़ा तुम्हें रिकैप दिया, भाई ऐसे ऐसे एग्जाम पहले तुम देख चुके हो। एक मैंने तुम्हें नाइट्राइट और एजाइड में डिफरेंस समझाया कि नाइट्राइट क्या होता है, एजाइड क्या होता है। इस बात को ध्यान रखना, दोनों अलग चीजें हैं, दिखती एक जैसी हैं। और सिंपल सिंपल मैंने आपको बताया कि 8 अगर किसी में होता है तो ऑक्सीजन आ रहा होगा, अगर हाइड बाइक कहीं लगा होता है मतलब हाइड्रोजन आएगा, थायो मतलब सल्फर, और ईएम वाले सारे पॉजिटिव होते हैं। ईएम वाले जो भी होंगे वो सब के सब पॉजिटिव होते हैं, चाहे वो नाइट्रोसोनियम क्यों ना हो। नाइट्रोसोनियम यहां नहीं लिखा तो लिख लेना, NO प्लस को नाइट्रोसोनियम कहते हैं। तो ईएम आ गया यानी वो प्लस होगा। और आखिर में आपको मैंने बैलेंसिंग के बारे में बताया, जिसमें रूल होता है सबसे पहले हम मेटल को बैलेंस करते हैं, फिर नॉन मेटल, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा, और लास्ट में हाइड्रोजन। तो कोई भी अगर तुम्हें इन सब चीजों में डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ये कुछ रिएक्शन एज अ होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं। मेरा अगला लेक्चर मंडे को होगा, 6:15 पे ही होगा, ठीक है, शाम को। मंडे को सर आएंगे। अब सैटरडे संडे सर की क्लास नहीं है, मंडे होगी, वेडनेसडे होगी और फ्राइडे होगी, ठीक है। तो अगर कहीं नोट करना चाहो मानस सर की कब कब क्लास होती है तो आप ये नोट कर सकते हो, ठीक है। 6:15 सोम बुध शुक्र, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। तो इसका आंसर है ओके। तो इसका बच्चों आपने करा और मैं आपको 2 होमवर्क और देना चाहूंगा, फटाफट से उनके स्क्रीनशॉट आप ले लें। एक तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, एक बच्चों इसका नाम देखो, ये एल्यूमिनियम कार्बाइड है, एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपका होमवर्क हो गया। एक ये होमवर्क क्वेश्चन होगा, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। नहीं आया तो फाइन पूछ लेना। इसका होमवर्क का स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट ले लेना, करके मुझे दिखाना। भाई नहीं आया तो पूछ भी लेना, प्रैक्टिस करोगे तभी होगा। एक तीसरा ये, और आखिर में एक ये, ठीक है। तो ये अच्छे अच्छे हैं, इन सबका स्क्रीनशॉट ले लो। ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक नॉर्मल जनरल तरीका, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम अच्छे से टाइप्स ऑफ रिएक्शन जब पढ़ेंगे, उसमें कंबशन क्या होता है, डिकम्पोजिशन क्या होता है, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो ये जो प्यारी सी रिएक्शन मैंने एपी के टर्म्स में लिखी है,
तुम लोग 10th में एपी पढ़ के आए होगे जिसमें जनरल टर्म्स होती हैं, तो ये नेक्स्ट लेक्चर में, इसके लिए तैयार रहना। इसकी हेल्प से तुम कोई भी हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन फटाफट बैलेंस कर सकते हो। ये नेक्स्ट लेक्चर में मंडे को हम पढ़ेंगे 6:15 बजे। कोई डाउट तो नहीं आज के सेशन में? होमवर्क का स्क्रीनशॉट ले लिया? तो तुम्हारे होमवर्क है उनका स्क्रीनशॉट ले लिया। 4 होमवर्क है, इनको आप जरूर करना। ओके, तो मेरे ख्याल से अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो हम इस सेशन को एंड कर देते हैं। दिस इज मानस खंडूजा बच्चों, मैं केमिस्ट्री आपकी लूंगा। मंडे 6:15 बजे मेरी अगली क्लास होगी जिसके बारे में मैंने यहाँ पे लिख दिया है। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे सर के सेशन रहेंगे, आप सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट। इसी तरह से तैयारी करते रहो, केमिस्ट्री बहुत आसान कर दूंगा। अगली बार 1 से लेकर 30 एलिमेंट सबको याद होने चाहिए, फिर उसके आगे आगे भी हम याद करते जाएंगे। जब तक मेरी क्लास रहेगी, फरवरी में तुम्हारी पीरियोडिक टेबल 75% में याद करा दूंगा। ओके, एपी 10th में आता है, एपी 11th में भी आता है, और बड़ा अच्छा सा चैप्टर होता है एपी, और 11th में तुम पढ़ोगे जीपीवी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। बाय बाय एवरीवन, मेरे ख्याल से हर किसी का डाउट क्लियर हो गया होगा। ओके, कोई भी डाउट हो मंडे को नोट कर लेना, होमवर्क जरूर करना, सारे होमवर्क के स्क्रीनशॉट ले लेना, बैलेंसिंग की प्रैक्टिस करना, इसे क्या कहते हैं ये जरूर लिख के रखना कि इसका नाम क्या है, क्या नाम है इसका, और इन तीनों क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करें। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से समझेंगे। कंबशन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, जो भी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस होती हैं वो होंगी मंडे 6:15 मानस खंडूजा के साथ। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर। इसी तरह से मेहनत करते रहो, केमिस्ट्री तुम्हारी बहुत